ट्रेन। क्या आपने कभी ट्रेन पर ट्रैवल किया है? ये कैसा सवाल है। ऑब्वियसली हम सब ने ट्रेन पर ट्रैवल किया है। तो क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रेन बिना इंजन के चल जाए? बिल्कुल नहीं। बिना इंजन के ट्रेन कैसे चल सकती है? बिना इंजन के ट्रेन सिर्फ एक डब्बा है जो चल ही नहीं सकती। तो आइए दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंजन यानी वर्ब की सीरीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आंख नाक और कान जरा खोल कर रखें, क्योंकि अब हम वर्ब की सीरीज बेसिक से समझने वाले हैं। सो वेलकम टू दिस एड स्टेप लर्न। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। वर्ब, तो वर्ब होता क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, पोजीशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे वर्ड्स जो शो करे एक्शन को, पोजीशन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। तो एक्शन क्या है? जो मूवीज में देखते हैं, फाइट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, वही एक्शन है, मतलब जिसमें मूवमेंट्स होते हैं। तो मूवमेंट्स होते हैं, इतना हमें समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। तो खेलना क्या है? खेलना एक एक्शन वर्ब है। वैसे ही द मैन वॉज वॉकिंग, आदमी चल रहा है। तो आदमी का चलना क्या है? वर्ब है, एक्शन वर्ब है। वॉज वॉकिंग क्या है? एक्शन वर्ब है। वैसे ही आई स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। तो 10 बजे तक सोना, तो इसमें आपको डाउट आया होगा कि ना, सोना में कौन सा मूवमेंट होता है, कौन सा एक्शन हो गया? सोना तो सोना होता है, उसमें कोई मूवमेंट्स तो नहीं होते हैं। सोना, तो एक बात याद रखना, ये इसमें मूवमेंट्स हो या ना हो, ये एक्शन वर्ब ही है। इतनी बात क्लियर। और फिर पोजीशन, पोजीशन वो होते हैं जो चीजें हमारे पास होती हैं। जैसे कि मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास ये है, उसके पास वो है। जो भी चीजें पास होना, जिस चीज में अधिकार पास हो, उस वो पोजीशन वर्ब होती है। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो ये जो हैव का यूज किया मैंने, ये यूज किया मैंने पोजीशन वर्ब का। वैसे ही द पुअर मैन हैज नो मनी, जो पुअर मैन है, गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास क्या? ऐसा नहीं है। कौन सा है? पोजीशन वर्ब है। फिर स्टेट ऑफ बीइंग, तो स्टेट का मतलब क्या होता है? तो स्टेट का मतलब आप सोच रहे होंगे राज्य है। राज्य तो होता है, लेकिन यहाँ पे राज्य का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि स्टेट का मतलब होता है उपस्थिति, कंडीशंस, उसकी सिचुएशंस की उपस्थिति बता रही है कि वो कैसा है। और ऑफ बीइंग, होना, उसका होना बता रहे, स्टेट का होना बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, सीमा इज टॉल, सीमा टॉल है। तो सीमा एक वर्ब, वो सब्जेक्ट हो गया, और टॉल हो गया उसकी स्टेट हो गया, उपस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन जो भी है उसकी वो टॉल होना। और होना उसका बीइंग, होना कौन बता रहा है? इज बता रहा है, इज। तो इज क्या हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग हुआ। तो इससे हमें पता चले कि कैसे यूज किया जाता है। मतलब इज है स्टेट ऑफ बीइंग। इतना क्लियर। अब जैसे कि ही वॉज अ पुअर मैन, वो गरीब, वो एक गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी था, वो एक गरीब आदमी था। तो जो मैंने यूज किया वो हो गया सब्जेक्ट। एक गरीब आदमी, वो हो गया स्टेट। और था मतलब उसकी बीइंग बता रहे, होना बता रहे कि वो था। होना, जिस चीज में होना बताए वो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इससे हमें पता चला कि जो वॉइस है वो स्टेट ऑफ बीइंग है। इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये यूज कैसे होते हैं, पूरे हमारे आसपास में कितने सारे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, पूरी दुनिया में कैसे यूज होता है। और ये ना हो तो फिर कैसी होगी? देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका इस वीडियो को देखना क्या है? एक वर्ब है। मैं जो बोल रहा हूं, मेरा बोलना क्या है? एक वर्ब है। आप जो सुन रहे हैं वो क्या है? सुनना एक वर्ब है। और हम दोनों में कुछ बातें हो रही हैं, तो बात करना क्या है? वर्ब है। आप मेरी वीडियोस पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो कंसंट्रेट करना क्या है? वर्ब है। जो मैं कह रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक किया, तो आपका लाइक करना क्या है? वर्ब है। और अगर ये अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक करना क्या है? वर्ब है। अगर ये आपको इतनी अच्छी लगी कि आपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, तो आपका शेयर करने का क्या मतलब है? तो मतलब शेयर करना क्या है? वर्ब है। अब आपको फ्यूचर के लिए भी चाहिए ताकि आपको ये सेव हो रखे, सेव फ्यूचर के लिए बची रहे। तो आपने क्या किया? सेव कर लिया, डाउनलोड कर लिया ताकि आपके फ्यूचर के लिए बच जाए। तो आपने इसको सेव करा और डाउनलोड किया। तो सेव करना, डाउनलोड करना क्या है? वर्ब ही तो है। अब आपको इसमें ज्वाइन होना था, इस चैनल में ज्वाइन होना है, तो आपने सब्सक्राइब किया। तो सब्सक्राइब करना क्या है? वर्ब है। अब आपको न्यू से न्यू अपडेट चाहिए, मैं न्यू वीडियोस डालूंगा, कब डालूंगा, तो आपको अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद
ऑल पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करना क्या है, एक वर्ब ही तो है। और आपको ये वीडियो इतनी अच्छी लगी कि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, तो कमेंट करना क्या है, वर्ब ही तो है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि कितने सारे वर्ब्स के यूज किए जाते हैं। इससे हमें पता चल गया कि वर्ब के कितने सारे यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ट्रेन के बारे में बताया था कि ये इंजन है, किस लिए कहा था, क्योंकि एक ट्रेन बिना इंजन के चल नहीं सकती। अगर एक ट्रेन बिना इंजन के चल नहीं सकती, बिना एक डब्बा है जो चल ही नहीं सकती, एक डब्बा बन जाएगी। वैसे ही अगर हम बात करें ग्रामर में सेंटेंस की, तो सेंटेंस 3 चीजों से बनता है। एक तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमें मालूम है, सब्जेक्ट हमेशा 2 ही चीज होगी, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन जो भी चीजें बाकी बची वो सब आते हैं। तो ये जो मैंने यूज किया वर्ब, तो हमें पता चल गया कि वर्ब की कितनी अहमियत है। अगर उसमें वर्ब ना हो तो हम उसको कैसे बताएंगे, उसका करना, होना, पास होना, ये सब कैसे बताएंगे। तो इसको बताने के लिए वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक नेकलेस है, ठीक है, एक नेकलेस है। तो नेकलेस को जो, नेकलेस जब पहले एक एक जब थी तब एक मोती थी, ठीक है, एक मोती थी। जब उसको हमने जोड़ा तो किससे जोड़ा, हमने एक धागे से जोड़ा। तो उस धागे से जब हमने जोड़ा तो वो मोतियां मिलके एक माला बन गई, एक नेकलेस बन गई। तो उसी तरह सेंटेंस में जब वर्ब मिलता है तब पूरा सेंटेंस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। अगर मोतियां बिन धागे के नहीं बनती तो वो नेकलेस कभी बन ही नहीं सकती थी, कभी बन ही नहीं सकती है। तो वैसे ही अगर वर्ब सेंटेंस में ना हो तो सेंटेंस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। चाहे कोई स्पेशलिस्ट भी हो, कोई भी हो, बिना वर्ब के कोई बना ही नहीं सकता है। और बिना वर्ब के आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं दिखेगा जिसमें वर्ब ना हो। आप पूरी डिक्शनरी छान लीजिए, कोई से भी कहीं से भी देख लीजिए, जिस आपके नजरों के सामने, आपके इधर उधर हर जगह चारों ओर वर्ब है। आप जरा देखेंगे आपको हर जगह ही वर्ब दिखेगा। आपको इस वीडियो में ही बहुत सारे वर्ब यूज दिखेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में यूज दिखेंगे, आपको हर जगह वर्ब्स का यूज दिखेगा। तो हमें इतना तो पता चल गया कि वर्ब के कितने सारे यूज होते हैं। अगर वर्ब ना होगी तो ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो हम बोल कैसे पाएंगे। अगर बोलना होगा तो हमें वर्ब की जरूरत होगी, किसी चीज के करने की जरूरत, करना होगा तो वर्ब का यूज करना पड़ेगा, किसी चीज का होने का यूज होगा तो हमें वर्ब का यूज करना पड़ेगा। किसी जो कोई चीज हमारे पास है तो उसके बारे में बताने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो इतना तो हमें पता चल, जिस तरह ट्रेन बिना इंजन के चल नहीं सकती उस तरह सेंटेंस भी वर्ब के बिना बन नहीं सकता है। तो इतना तो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि वर्ब की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके यूज है। इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि इसके कैसे कैसे यूज होते हैं। अब इस पे बात आती है कि वर्ब हमने समझ लिया। अब मेरे से पूछो कि वर्ब किसको कहा जाता है, तो मैं कहूं तो वर्ब एक दिल है। जी बिल्कुल दिल है। अगर ये दिल ना हो, जिस तरह एक आदमी है उसका दिल ना हो, आदमी मर गया है। अगर वो उसके अंदर दिल है तो वो आदमी जिंदा है। अगर उसी तरह सेंटेंस में ये दिल का काम करता है, अगर ये दिल ना हो तो ये सेंटेंस बन नहीं सकता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब वर्ब हमेशा याद रखना, वर्ब 2 चीजों में बटे होते हैं, 2 चीजों में डिवाइड होते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूं, फिर उसके बाद एडवांस में जाऊंगा। तो पहले बेसिक समझते हैं। तो जिस तरह से वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्ब को मैंने इंजन बताया था, तो उसी तरीके से मैं आपको पहले बताता हूं इंजन के तरीके से। तो पहले मैं बताता हूं इंजन। तो वो इंजन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन इंजन। मेन इंजन किस में यूज होता है, तो मेन इंजन यूज होता है कार में, यूज होता है ट्रक में, यूज होता है ट्रेन में, यूज होता है। ये सब क्या है, मेन इंजन से सब में, हर चीज में यूज होते हैं। जहाज में, हर चीज में, एरोप्लेन में यूज होते हैं मेन इंजन। अब बात आती है दूसरे टाइप की, कि कुछ ऐसे भी इंजन होते हैं जो मेन इंजन तो नहीं होते हैं बट इंजन होते हैं। कैसे, जैसे कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में बहुत सारे इंजन होते हैं, मेन इंजन भी होता है और उसके विंग्स में 2 इंजन होते हैं। तो वो इंजन कौन से होते हैं, वो इंजन विंग्स में इंजन इसलिए होते हैं ताकि वो उड़ने में मदद कर सके, उड़ सके। तो उड़ने में मदद कर सके इसलिए हमने उसको हेल्पिंग इंजन का नाम दे दिया। तो हेल्पिंग इंजन उसको कहा जाता है, जो एक मेन इंजन हो गया और एक हेल्पिंग इंजन, ताकि वो उड़ सके। ऐसे ही वर्ब होते हैं,
ऐसे ही वर्ब होते हैं। वर्ब जिस तरह वर्ब को हमने इंजन सोचा, तो वैसे ही मेन वर्ब, मेन इंजन, एक मेन वर्ब को समझ सकते हैं, उसी तरह मेन वर्ब भी यूज किया जाता है। फिर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग इंजन की तरह यूज किया जाता है। अब देखिए मेन वर्ब यूज किया जाता है, हमने बात कर लिया कि मेन वर्ब यूज किया जाता है किसी चीज, मेन चीज में, जिसमें मेन चीज की जरूरत पड़ती है, और हेल्पिंग जिसमें हेल्पिंग की जरूरत पड़ती है। तो देखिए जैसे कि मेन वर्ब है, तो मैंने मेन वर्ब का यूज किया आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो मैंने प्ले खेलना बताया, तो इसमें मैंने मेन वर्ब का यूज किया, मतलब ट्रक का यूज किया, मतलब कार का यूज किया, मतलब कार के इंजन का, ट्रक के इंजन का मैंने यूज किया। अब मैं इसमें कहूं आई एम प्लेइंग, मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो इसमें मैंने एम का भी यूज किया। तो एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने इसमें कैसे यूज किया, जिस तरह से एरोप्लेन में उड़ने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है हेल्पिंग इंजन की, उसी तरह मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया, जो मैंने एम का यूज किया। तो ये एम का यूज किया, फिर उसके बाद मेन वर्ब का भी यूज किया, तो दोनों का यूज हुआ। तो ये भी याद रखना कि हेल्पिंग इंजन एक के साथ भी यूज हो सकता है, जैसे कि छोटे से छोटी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे स्कूटी होगी, बाइसाइकिल्स होगी, और मोटरसाइकिल्स होगी, ये सब इसमें इंजन लगते हैं, छोटे हेल्पिंग इंजन लगते हैं। तो वो जो छोटे इंजन हेल्पिंग इंजन होते हैं वैसे ही यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब में। उसमें भी जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही सुंदर गर्ल, लड़की है, तो वो मैंने इसमें कहीं पे भी मेन वर्ब का यूज़ किया नहीं, मैंने इसमें बस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। जैसे स्कूटी और मोटरसाइकिल के लिए ये सब यूज़ किया जाता है हेल्पिंग इंजन, और फिर मेन वर्ब, तो इनको अलग अलग तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं, जैसे कि मेन इंजन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जैसे कि इंटरनल जो इंजन होता है वो फ्यूल को मैनेज करके उससे पावर बनाता है, एनर्जी निकालता है ताकि गाड़ी चल सके, ट्रांसपोर्ट चल सके, तो वो इंटरनल का यूज़ करता है। और एक्सटर्नल क्या होता है, जो इंटरनल उसका काम करता है, वो एक्सटर्नल वो उसके जो फालतू पार्ट होते हैं उसको निकाल देता है, उसको साइलेंसर के थ्रू उसको बाहर एक्सट्रूड कर देता है, एक्सट्रूड कर देता है, तो उसको एक्सटर्नल इंजन कहते हैं। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेन वर्ब भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। मेन वर्ब होते हैं, उसका पहला जो इंटरनल इंजन है, तो इंटरनल इंजन जैसा ही ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वो कैसे, तो इंटरनल इंजन में फ्यूल का इस्तेमाल करके ही हो सकता है, अदरवाइज वो फ्यूल का, विदाउट फ्यूल का इस्तेमाल वो हो नहीं सकता है। तो उसी तरह हम ट्रांजिटिव वर्ब में वो बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं हो सकता। अगर उसमें ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो वो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करें वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि राहुल ईट्स, राहुल क्या खाता है, राइस खाता है, राहुल ईट्स राइस। अगर इसमें राइस ना होता तो वो पूरा अधूरा होता, क्या खाता है वो पता ही नहीं क्या खाता है। जैसे कि फ्यूल है, अगर फ्यूल उसमें ना लगे तो आगे बढ़ नहीं, फ्यूल का उसमें यूज ना हो इंटरनल में, तो वो आगे बढ़ नहीं सकते ट्रांसपोर्ट। तो उसी तरह अगर इसमें राहुल ईट्स राइस, इसमें राइस का यूज ना किया जाए तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस अधूरा लग रहा है, ऑब्जेक्ट का यूज ना किया जाए। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि शी लव्स, वो क्या पसंद करती है, शी लाइक्स क्या पसंद करती है, वो आइसक्रीम पसंद करती है। तो इतना हमें बता दिया कि आइसक्रीम, अगर हमने आइसक्रीम नहीं बताया होता तो हमें नहीं पता है कि क्या पसंद करती है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत पड़ती है। फिर वैसे ही होते हैं एक्सटर्नल इंजन की, तो एक्सटर्नल इंजन जिस तरह से यूज होता है वैसे ही ट्रांजिटिव का उल्टा होता है इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह एक्सटर्नल में फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बाहर फेंक दिया जाता है, फालतू की चीजों को बाहर फेंक दिया जाता है, तो उसी तरह से यूज किया जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हम यूज करते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें कहीं भी मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई सी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब जैसे कि श्याम वॉक्स इन द फील्ड, श्याम चलता है फील्ड में वो चलता है, तो इसमें क्या हमें कोई जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नहीं, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नहीं। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वो 5 बजे तक उठ जाता है, वह 5 बजे तक उठता है, तो 5 बजे तक उठता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है नहीं। तो हमें समझ में आ गया, जिसको ऑब्जेक्ट का यूज ना किया जाए, मतलब फ्यूल का इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो
इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इतना समझ में नहीं आया कि वो घुमा फिरा के कंफ्यूजन हो गया कि समझ में नहीं आया। तो देखिए समझ में कैसे आएगा। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके आगे में जिसके ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इतना समझ लीजिए, जिसमें ऑब्जेक्ट का रिलेट किया जाए। जैसे कि आई ईट, मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, राइस। तो ईट और राइस का जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, जो वर्ब है वो राइस के साथ रिलेट कर रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसमें मैंने कहा आई गो टू स्कूल, तो वर्ब के साथ क्या चीज रिलेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई रिलेट ही नहीं कर रहा है। तो ये जो चीज है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करेगा, उसके साथ होगा कि अगर वो वर्ब के साथ वो ऑब्जेक्ट ना हो तो वो क्या क्या होगा, उसमें क्या होगा, तो वो ट्रांजिटिव है। और अगर उसके आगे क्या का यूज नहीं किया जाए, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट का रिलेट ना किया जाए, रिलेशन की जरूरत ना पड़े, रिलेट करने की जरूरत ना पड़े, कोई यूज ही ना पड़े, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इतना तो हमें क्लियर हो गया है। जिस तरह से मेन इंजन हमें क्लियर हो गया, उसी तरह से मेन वर्ब भी हमें क्लियर हो गया है। और जिस तरह से हमें मेन वर्ब के दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन के भी अच्छे तरह से समझ में आ गया, अब उस तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हमने समझ लिया है कि हेल्पिंग इंजन हम जानते हैं कि हेल्पिंग इंजन क्यों यूज किया जाता है, हेल्प करने के लिए, नेचर है इसका हेल्प करना। तो उसी तरह से इसके दो टाइप्स होते हैं। तो अगर ये हेल्पिंग इंजन है तो इसके जो टाइप्स होंगे, इसके जो भाग होंगे, जो चीज़ें होंगी, पार्ट्स होंगे, वो भी तो हेल्पिंग नेचर होंगे, वो भी हेल्प ही करेंगे, ऑब्वियसली हेल्प ही करेंगे। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मोडल वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो यूज़ किया जाता है बिल्कुल सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब वो कैसे यूज़ किया जाता है, देखिए जैसे कि डू यूज़ किया जाता है। तो डू किस में यूज़ किया जाता है, डू यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो टेंस में हम सीखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब में यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखना ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, यही तो है हेल्पिंग नेचर। ये भी इसको हेल्पिंग नेचर ही कहा जाता है। ये हेल्पिंग इंजन के ही दूसरे पार्ट है हेल्पिंग वर्ब। तो वही हेल्पिंग वर्ब के दूसरा पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब है। पहला टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें हम डू का यूज़ करते हैं। फिर बी के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर का यूज़ होगा, अगर पास्ट होगा तो वॉज वर का यूज़ होगा, और जब टेंस में यूज़ होता है तो बीन का यूज़ होता है। तो हमें अभी बस याद करना है, टेंस नहीं समझना, क्योंकि वो अभी बाद में बात आएगी। अभी तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक से आगे तक पहुँचेंगे और ज़रूर से ज़रूर हम पहुँच जाएंगे टेंस तक। और फिर दूसरा टाइप होता है मोडाल्स का। तो मोडाल से यूज होता है वो चीज़ें, जो चीज़ मोडाल से यूज होते तो हैं वर्ब की तरह, जैसे कि कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट। तो ये मोडाल्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं इमोशंस को वेरीफाई करने के लिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, किसी चीज़ में कैपेसिटी होना, एबिलिटी होना, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब मैं आपको मोडाल्स वर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी मोडाल्स वर्ब्स हैं मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा और इसको बोलना भी सिखाऊंगा। फिर अब बात आती है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कैसे होते हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि इज एम आर का मैंने यूज किया, तो आई एम अ बॉय। तो एम किस लिए यूज हुआ, ये ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। वैसे शी इज अ गर्ल, दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। वैसे ही अगर हम पास्ट में करेंगे, शी वॉज अ गर्ल, दे वर हैप्पी, वैसे यूज़ करते हैं। अब बीन का मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि वो टेंस में आप कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो आप इतना याद रखिए कि बीन का यूज़ किया जाता है टेंस में। फिर हैज़, हैव, हैड। तो हैज़, हैव, हैड तो हमने अभी पढ़ ही लिया था कि पॉजेसिव वर्ब, जो पॉजेसिव वर्ब में यूज़ होते हैं। तो पॉजेसिव वर्ब हमें याद होगा, क्या याद है कि जो हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, हैज़, हैव, हैड। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। शी हैज़ अ पेन, उसके पास पेन है। शी हैड अ पेन, उसके पास पेन था, तो उसके पास पेन था। तो जो पास चीज़ें होती है, चाहे वो अगर वो प्रेजेंट में हो तो हैज़, हैव का यूज़ होगा, अगर वो पास्ट में हो तो हैड का यूज़ होगा। जो चीज़ें हमारे पास होती है, मतलब पॉजेसिव वर्ब का यूज़ होता है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज़ होता है। इतनी बात तो क्लियर होगी हमें जी, बिल्कुल, हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि हमने बेसिक तो अब पढ़ लिया। चलिए अब पहुँचते हैं नेक्स्ट एडवांस की तरफ। अब हमने समझा तो था कि वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट, एक इनफाइनाइट।
तो आप सोच रहे होंगे कि आपने तो बताया था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे हो गया? तो रुकिए ज़रा समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो बेसिक की चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी एडवांस की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। तो ये फाइनाइट और कोई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है। जी बिल्कुल वही है। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये वर्ब के दो टाइप्स क्यों होते हैं? देखिए, फाइनाइट यूज़ किया जाता है, मैंने आपको उस वर्ब के बाद में बताया था कि जो वर्ब की तरह से यूज, जो वर्ब ही होते हैं, जो वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, उन इसलिए मैंने आपको बताया था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो ये फाइनाइट वर्ब होते हैं। फिर एक होता है इनफाइनाइट वर्ब। तो इनफाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं? इनफाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो वर्ब तो होते हैं बट वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते। जैसे कि वो यूज, कभी वो वर्ब की तरह ही यूज होता है लेकिन वर्ब नहीं कहलाए जाते, मेन वर्ब नहीं कहलाए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाए जाएंगे, और वो फिर नाउन की तरह भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। तो उनको हम वर्ब तो नहीं कह सकते, वर्ब तो होते हैं लेकिन वो वर्ब की तरह यूज नहीं होते, वो यूज होते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो उनको कैसे समझेंगे, जरा उनको अच्छे से समझते हैं कि वो कैसे होते हैं। देखिए, इनफाइनाइट में क्या होता है? इनफाइनाइट में पहला जो होता है टाइप वो होता है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है जो वर्ब की तरह यूज होता है, जो ऑब्जेक्ट में यूज होता है। वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं होता, उसको ना हम मेन वर्ब कह सकते हैं, नहीं हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, उसको हम इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे। तो इन्फिनेटिव वर्ब हमें समझ लिया कि वो वर्ब की तरह यूज होता है। अब उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फुल इन्फिनेटिव और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? तो फुल इन्फिनेटिव होता है, जैसे फुल इन्फिनेटिव के पहले में, वर्ब के पहले में टू लगेगा, टू गो, टू वॉक, टू रन, तो टू लगेगा पहले, तो वो फुल इन्फिनेटिव है। जैसे कि द बॉय वॉन्ट्स टू गो, बॉय जाना चाहता है, द बॉयज वॉन्ट टू गो, बॉयज सब जाना चाहते हैं। तो ये जो टू मेन वर्ब के बाद में फिर एक और वर्ब का यूज़ किया गया, तो उसमें टू का यूज़ किया गया। जो मैंने टू का यूज़ किया उसके बाद मैंने गो का यूज़ किया, तो ये टू और गो, तो ये क्या है? ये फुल इन्फिनेटिव है, फुल इन्फिनेटिव वर्ब है। फिर वैसे हमने समझ लिया कि जिसमें पहले टू आ गया, टू के बाद में वर्ब आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, तो वो तो क्या होगा? वो होगा इन्फिनेटिव वर्ब। अब फिर बात बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? तो देखिए, ये फुल है तो ये बेयर है, मतलब आधा है, मतलब अधूरा है। तो उसी तरह अधूरे चीज़ के अगर अधूरा है तो इसमें टू का यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल इसमें टू का यूज़ नहीं होगा क्योंकि अधूरा है। तो उसी तरह से यूज़ होगा, इसमें टू का यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसमें ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। तो इसमें मैंने क्या, मेड क्या है? मेड क्या है? एक मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फिर हिम लगाया, ना कि टू लगाया, मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया और उसके बाद में मैंने यूज़ किया वर्ब, मैंने इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ किया, लेकिन ये इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ किया, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि इससे पहले मैंने टू का यूज़ नहीं किया, जो कि फुल टू होता तो फुल इन्फिनेटिव होता। तो ये कैसे समझ में आएगा कि कौन फुल इन्फिनेटिव होगा तो कौन बेयर इन्फिनेटिव होगा? तो हमेशा याद रखना कि बेयर इन्फिनेटिव इन वर्ब्स के बाद, इन मेन वर्ब्स के बाद हमेशा इनके वो फुल इन्फिनेटिव यूज़ ना होकर बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा। क्या मतलब? जैसा कि इनको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम हो, इसमें पूछा ही जाता है क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं या आपको खुद आप दूसरों को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो खुद भी आप दूसरों को भी पढ़ा देंगे। इतना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनको याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि सी, वॉन्ट, लेट, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, मेक, तो जो मैंने 7 वर्ब्स मैंने आपको बताए, ये हमेशा याद रखना, ये इनके बाद में कभी भी टू का यूज़ नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट यूज होगा, सीधा ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा और उसके बाद में यूज़ होगा बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे यूज होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। अब इसको हम एग्जांपल स्ट्रक्चर दे दिया, अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि ही लेट हर गो होम, ही लेट हर गो होम, तो उसने उसे जाने दिया उसके घर, उसने उसे जाने दिया घर। तो मैं अब इसको बताता हूँ स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे यूज किया मैंने। ही
ही यूज़ किया मैंने सब्जेक्ट के, और लेट मैंने यूज़ किया मेन वर्ब के, जो मैंने आपको बताया था कि लेट, और उसके आगे यूज़ किया मैंने ऑब्जेक्ट, फिर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गो, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज़ किया। तो इसमें हमें समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। आप ये स्ट्रक्चर आपको इतनी आप देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद ये नहीं सोचना है रटना है, रटना नहीं है, आपको बस 2 बार 3 बार इस सेंटेंस को खुद से बनाना है। सेंटेंस खुद से बनाना है। जैसे कि मैंने ये 7 वर्ब्स दिए ना, इनसे आपको कुछ बनाना है। जैसे कि वी वॉच्ड हिम प्ले, मैंने उसे देखा खेलते हुए, मैंने उसे देखा खेलते हुए। ही हर्ड देम क्राई, तो मैंने हियर का हर्ड बना दिया, मतलब सेकंड फॉर्म है। ही हर्ड देम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना, मैंने उसे रोते हुए सुना। तो ऐसे ही वर्ब्स आप बनाइए और समझिए कि कैसे यूज़ किए जाते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो आपको स्ट्रक्चर ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। और ये जो वर्ब्स मैंने बताए सातों के साथ आपके मुंह पे होंगे, आपके मुंह पे होंगे, और आप गलत नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी ने खूब ही कहा है कि जो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। तो प्रैक्टिस जरूर करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इससे सेंटेंस बनाइए। अब ये नहीं है कि मज़े में लिखिए, बिल्कुल मज़े में, इंजॉय में लिखिए, क्योंकि आपको ये टेंशन ये सब इतना नहीं सोचना है, आपको मज़े में समझना है। मज़े में समझेंगे ना तो देखिए आपको कुछ ही मिनट क्या सेकंड में, मैंने ही बताया ना, आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा क्या है कैसे यूज़ होगा, और आप भूलेंगे नहीं कभी। और आप चाहेंगे तो दूसरों को भी पढ़ा पाएंगे, और उनको भी समझा पाएंगे, और उनको भी इस काबिल बना पाएंगे कि वो भी आगे किसी और को भी समझा पाए। अब बेयर इन्फिनेटिव की तरह और भी एक चीज़ है जो यूज़ किया जाता है, वो क्या है? जैसे कि हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड एज सून एज। तो ये जो यूज होते हैं ये भी बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज होते हैं। क्या मतलब? देखिए, शी हैड बेटर डांस नाउ, उसने अब अच्छा डांस किया। तो इसमें मैंने जो यूज किया हैड के बाद बेटर, ये जो चीज़ें मैंने यूज की, इसके बाद हमेशा याद रखना टू का यूज नहीं होगा। ये बेयर इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर जैसा नहीं है, बल्कि ये यूज होगा इसके आगे सीधा ही वर्ब यूज होगा, वो भी इन्फिनेटिव। उसके बाद टू का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब का यूज हो रहा है, बट ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है। तो इसमें टू का यूज नहीं होगा, इसमें हमेशा याद रखना। तो हमेशा ये यूजुअली हमेशा के तौर पर डेली लाइफ के यूजेस में हमेशा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हैड बेटर और हैड रेदर। तो हैड सूनर और हैड एज सून एज ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वरना तो ये जो मैंने बताया हैड बेटर और हैड रेदर ये ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप भी यूज़ करेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। और एक और बात हमेशा याद रखना कि कभी भी देन और बट आए ना तो उसके साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ नहीं होगा, हमेशा याद रखना, कभी भी यूज़ नहीं होगा। अब फिर बात आती है सेकेंड इनफाइनाइट की, सेकेंड टाइप की, जेरुंड। तो जेरुंड क्या होता है? तो जेरुंड भी वर्ब की तरह ही होता है, क्योंकि ये वर्ब की तरह ही है, बट हमें पता है ये वर्ब की तरह है, बट ये वर्ब की तरह यूज नहीं होता है। तो ये जो जेरुंड है ये यूज होता है नाउन की तरह। वो कैसे? पहले इसका देखते हैं कि यूज कैसे होता है। देखिए, ये होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है। जैसे कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, चलना एक एक्सरसाइज है। तो चलना एक एक्सरसाइज है, तो चलना क्या इसमें यूज हो रहा है? नाउन के लिए यूज हो रहा है। अब देखिए कि मैं आपको बताता हूं कि नाउन की तरह कैसे यूज हो रहा है। अब इसको देखिए, टी इज बैड फॉर हेल्थ, टी इज बैड फॉर हेल्थ। अब अगर मैं टी क्या है? टी एक नाउन है। अगर मैं इस टी को हटा के मैं जेरुंड का यूज करूं, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो इसमें क्या समझ में आया कि मैंने नाउन को हटा के मैंने जेरुंड का यूज किया, तो ये तो नाउन की तरह ही यूज हो रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या है ये, हमको समझ में आ गया कि अगर ये जो नाउन था तो नाउन के बदले में नाउन ही तो आएगा। तो इसमें नाउन का यूज हुआ तो हमें समझ में आ गया कि ये जेरुंड है। स्मोकिंग, तो स्मोकिंग एक वर्ब की तरह तो है, बट ये जेरुंड नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो इतनी बात हमेशा क्लियर रखना। अब और एग्जांपल्स ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आई लव टॉयज, मुझे टॉयज पसंद है, मुझे टॉयज पसंद है। ये हो गया, टॉयज क्या है? एक नाउन है। अगर मैं इसके बदल के आई लव डांसिंग, तो डांसिंग क्या है? एक जेरुंड है। मैंने इसे यूज किया आई लव डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे नाचना पसंद है। तो नाचना क्या है? इसमें जेरुंड।
अब मैं इसमें सिंगिंग भी डाल दूँ, आई लव सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, मुझे आई लव ईटिंग, मुझे खाना पसंद है। तो मैंने इसमें जो यूज़ किया, ये मेरे को क्या पता चला कि मैंने जब इसको नाउन से मैंने बदला तो एक नाउन की तरह ही यूज़ हुआ, बिल्कुल एक नाउन की तरह ही यूज़ हुआ, क्योंकि जब ये टॉयज नाउन है तो इसके बदले में यूज़ होगा तो नाउन ही यूज़ होगा ना, तो ये जेरुंड है। फिर फ्रेंडशिप इज अ बून, तो फ्रेंडशिप क्या है, एक नाउन है, बून क्या है, एक नाउन है। अगर मैं इसमें जेरुंड डाल दूँ, सीइंग इज बिलीविंग, देखा हुआ भरोसा किया जाता है, ये तो बात सही है कि देखा हुआ ही भरोसा किया जाता है। तो जो सीइंग है ये क्या है, सीइंग है जेरुंड, और बिलीविंग क्या है, जेरुंड। तो इसको यूज़ किया गया नाउन के तरीके से। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि किस तरह से ये यूज़ किया जाता है। अब इतना हमेशा याद रखना कि कुछ आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी तो यूज़ किया जाता है, आई एम डांसिंग। तो आई एम डांसिंग और आई लव डांसिंग, इसमें क्या अंतर है, दोनों तो डांसिंग एक ही है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा कि हर वक्त याद रखना, और ये किसी को समझाते वक्त भी याद रखना, किसी से समझने वक्त भी याद रखना कि आई एम डांसिंग। तो डांसिंग ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है टेंस में, यूज़ हो रहा है किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। ये जो डांस यूज़ हो रहा है, ये डांसिंग जो यूज़ हो रहा है, ये मेन वर्ब में यूज़ हो रहा है। और जो मैं बता रहा था आई लव डांसिंग, तो ये जो डांसिंग यूज़ हो रहा है, क्या ये कोई मेन वर्ब में यूज़ हो रहा है, क्या इसमें कुछ काम हो रहा है, नहीं। ये तो हम नाउन की बात बता रहे, किसी चीज़ का नाम बता रहे, नाचना, नाचने के बारे में बता रहे हैं। आई लव डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है, मैं उसके नाम के बारे में बता रहा हूँ, मुझे नाचना पसंद है, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम डांसिंग। मैं तो इसको मत समझना कि आई एम डांसिंग तो डांसिंग जेरुंड है, नहीं। इसको आपको समझना कि जे अगर वो डांसिंग है, दो डांसिंग है, अगर वो डांसिंग यूज हो रहा है नाउन के तरीके से तो वो जेरुंड है। अगर वो डांसिंग यूज हो रहा है मेन वर्ब के तरीके से, उसमें कुछ काम हो रहा है, मेन वर्ब के तरीके से काम हो रहा है, तो वो मेन वर्ब है। इतनी बात क्लियर। अब फिर बात आती है पार्टिसिपल, लास्ट बट नॉट लीस्ट। पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के तीन टाइप्स होते हैं। पहला पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है वर्ब प्लस आईएनजी, जिस तरह से जेरुंड में यूज होता है। जैसे कि इसमें यूज होता है द चाइल्ड हैज अ स्माइलिंग फेस, जो चाइल्ड है उसके पास एक हंसता हुआ चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा, बच्चे का हंसता हुआ चेहरा। तो जो मैंने हंसता हुआ चेहरा यूज़ किया, मैंने हंसता हुआ चेहरा यूज़ किया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा। तो अब इसमें कंफ्यूजिंग हो गया है। अब ये नहीं समझ में आया कि स्माइलिंग, और अगर इसमें भी तो आईएनजी लगता है, इसमें भी आईएनजी लगता है। अगर इसमें स्माइलिंग हो और इसमें स्माइलिंग हो तो दोनों में अंतर क्या होगा, बड़ी कंफ्यूजन है, कैसे समझेंगे। तो समझिए, आपको बड़े आसानी तरीके से बताता हूँ कि स्माइलिंग, अगर देखिए जेरुंड का क्या हिसाब है, जेरुंड का हिसाब है कि जब वो नाउन के तरीके से यूज होगा तो वो जेरुंड होगा, और अगर पार्टिसिपल में क्या है कि जब वो एडजेक्टिव के तौर से यूज होगा तो वो क्या होगा, वो पार्टिसिपल होगा। अब वो कैसे, जैसे हमें मालूम है कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को ही तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो वही तो काम कर रहा है ये। फेस क्या है, एक नाउन है, नाउन की क्या बता रहा है ये, विशेषता बता रहा है, हंसता हुआ, क्या बता रहा है, हंसता हुआ, उसकी विशेषता बता रहा है उसकी। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब एडजेक्टिव में यूज होगा तो वो पार्टिसिपल होगा, अगर वो नाउन में यूज होगा तो वो जेरुंड होगा। जैसे कि माई हॉबी इज डांसिंग, मेरी जो हॉबी है वो डांसिंग है, तो डांसिंग जो यूज हो रहा है ये जेरुंड में यूज हो रहा है। ही इज माई डांसिंग पार्टनर, वो मेरा डांसिंग पार्टनर है। तो पार्टनर क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले उसकी विशेषता बता रहा है कि वो डांसिंग पार्टनर है, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इतना हमें समझ लेना है, इतना समझना है, हमें समझना है कि अगर वो नाउन है तो जेरुंड का होगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो पार्टिसिपल का यूज होगा। इतना तो बात क्लियर है। अब इसमें यह भी है कि आईएनजी, तो आईएनजी आपको समझ में आ गया है कि अगर उसमें डांसिंग है तो तीनों अब मैंने बता दिया है कि माई हॉबी इज डांसिंग, अगर वो नाउन की तरह यूज हो रहा है तो वो जेरुंड है। ही इज माई डांसिंग पार्टनर, अगर वो
एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो डांसिंग है। अब ऐसे ही बोल दूंगा ही इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है, तो ये मत समझ लेना कि डांसिंग ये पार्टिसिपल है या जेरुंड है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो यूज हो रहा है ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, और ये जो डांस है, ये जो डांसिंग है, ये पार्टिसिपल की यूज हो रहा है। और ये जो मैंने बताया शी इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, तो ये किस लिए यूज हो रहा है? ये काम कर रहा है किसी में, मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है जिसमें काम हो रहा है, तो वो जिसमें एक्शन हो रहा है, ये मेन वर्ब है जिसमें एक्शन हो रहा है, तो वही तो चीज है ये। जी हाँ, तो अगर ये आपको समझना है कि इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बस ये समझना है नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। नाउन हमें क्या पता है? किसी भी चीज़ का नाम, तो वो नाउन है, तो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो नाउन की तरह से यूज़ करें तो जेरुंड होगा। अगर वो एडजेक्टिव की तरह से यूज़ हो रहा है तो वो पार्टिसिपल होगा। अगर वो मेन वर्ब की तरह से यूज़ हो रहा है डांसिंग, तो वो कंटिन्यूस में यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज होगा, चाहे पास्ट कंटिन्यूस में यूज होगा, जिस भी सेंटेंस में यूज होगा वो उसमें ही यूज होगा। इतना तो बात क्लियर है कि हमें समझ में आ गया कि जेरुंड, एडजेक्टिव और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ये सब कैसे यूज होते हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिसमें वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। तो ये कैसे होते हैं? दिस इज अ बॉइल्ड एग, ये एक उबला हुआ अंडा है। उबला हुआ मतलब उबल चुका है। तो इतना याद रखना कि जब ये बात होगी बॉइलिंग एग तो मतलब उबलता हुआ, अभी उबल ही रहा है, मतलब कंटिन्यूटी है, इसमें कॉन्टिन्यूटी है। तो जिसमें कॉन्टिन्यूटी होगी उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। और जो काम हो चुका होगा, जैसे कि बॉइल्ड एग, तो बॉइल्ड एग उबल गया एग। जैसे कि ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, मतलब जलती हुई ट्रेन मतलब अभी जल ही रही है, कंटिन्यूटी है ना, तभी से बोल रहे जलती हुई, तो हम बोलेंगे बर्निंग ट्रेन। और जब जल चुकी होगी, जब वो जल चुकी होगी, राख बन चुकी, जल के बेकार हो चुकी होगी, तो हम उसको बोलेंगे बर्न्ड ट्रेन, जली हुई ट्रेन। वैसे ही फटी हुई जीन्स, तो क्या बोलेंगे? टॉर्न जीन्स। अब उसको बोलेंगे फटती हुई जीन्स, तो बोलेंगे टियरिंग जीन्स। इस तरह से यूज होगा। इतनी बात क्लियर? जी क्लियर। अब जैसे कि इसका तीसरा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट पार्टिसिपल है, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। वो अपने नाम से ही परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। परफेक्ट जिस तरह से नाम है उस तरह से बिल्कुल परफेक्ट ही है। इसका ये है, इसलिए यूज होता है हैविंग, और फिर वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क यू विल कम एट होम, काम खत्म करके तुम घर आना। तो इसमें क्या बता रहा है कि काम खत्म करके, इसमें क्या बता रहा है? परफेक्शन बता रहे, पूरा काम खत्म करके, कंप्लीशन, परफेक्शन, परफेक्ट तरीके से काम खत्म करके ही घर आना। तो इसमें हमें समझ में आ गया। और इसमें एक और बात हमें समझ में आई कि इसमें दो वर्ब्स का यूज, दो सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक ही सब्जेक्ट से काम चल गया। जैसे मैंने यूज किया यू, तो इसमें मैंने यू से ही काम किया। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क यू विल कम एट होम, तो इसमें मैंने एक ही सब्जेक्ट का यूज़ किया, तो इसमें दो सब्जेक्ट के भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि कैसे, अगर ये ना होता तो कैसे यूज़ होता। देखिए, आई विल गो देयर एंड आई विल कम। आई विल गो देयर, मैं उधर जाऊँगा, फिर आऊँगा, मैं आऊँगा और आऊँगा। तो अगर मैं इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के तरीके से अच्छे से बताऊँ तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए, हैविंग गॉन देयर आई विल कम, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें बोलूंगा आई विल गो देयर एंड आई विल कम, तो कैसा लग रहा है? ये भी ठीक ठाक है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं लगा। तो परफेक्ट के तरीके से हम, अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट तरीके से बोलेंगे, बिल्कुल परफेक्ट से बोलेंगे, परफेक्ट भी लगेंगे। तो हम बोलेंगे हैविंग गॉन देयर आई विल कम, वहाँ जाकर मैं आऊँगा। एक ही काम हो गया, एक ही सब्जेक्ट का, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और परफेक्ट भी, और जब हमने बोला तो हम बिल्कुल परफेक्ट भी लगे। तो इस समय हम खुद भी सेंटेंस भी परफेक्ट, सुनना भी परफेक्ट, बोलना भी परफेक्ट, और जो बोल रहा है वो भी परफेक्ट बिल्कुल आसान तरीके से। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि परफेक्ट तरीके से कैसे समझ में आ गया किस तरह से यूज़ होता है। अब ये आप पे है कि आप कैसे यूज़ करेंगे। परफेक्ट तरीके से यूज़ करेंगे कि आप परफेक्ट होना चाहते हैं, या आप इस तरह से यूज़ करेंगे आई विल गो देयर एंड आई विल कम। ये आप पे यूज़ करता है, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करेंगे। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे
क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू से न्यू सीरीज आप जल्द से जल्द आपको अपडेट होते रहे, आप उसे जल्दी से जल्दी देख सकें। कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी कोई डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और मैंने आपको कुछ चीज़ें, आपको एक डाउट आई होगी कि बार बार मैं वर्ब्स का यूज़ कर रहा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये वर्ब्स होते क्या है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वर्ब्स होते क्या है, आपने तो ये बताया नहीं। तो मैं आपको अगली वीडियो में, इसके अगली वीडियो में मैं आपको वर्ब के फॉर्म बताऊंगा, आपको उसे याद करने का तरीका भी बताऊंगा, आपको वो बताऊंगा कि होते क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और उनके क्या यूजेस हैं, क्या उनके महत्व हैं, किस तरह से उनके यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म, उसके पांचों फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं आपको बताऊंगा और अच्छे तरीके से मैं आपको कॉमन वर्ब्स भी अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। तो उसके लिए वेट करें। और अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या ऐसे फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हो जो आपने कभी सुना ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अननोन ज्ञान हिंदी। तो अननोन ज्ञान हिंदी में आपके सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आपके मिस्टीरियस फैक्ट्स, नॉलेजेबल फैक्ट्स, ये सब आपको बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जेन्युइन वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिकली आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा और आपको वो फैक्ट्स सुन के अच्छा भी लगेगा, तो आप उसे देख सकते हैं। सो इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और मेरे चैनल के फीचर में भी है, तो आप उस फीचर से भी इस चैनल पे जा सकते हैं और इस चैनल का रिव्यू ले सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए गेट टू बी रेडी।